हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 8 का है। सेशन कक्षा 8 हमारा इतिहास और नागरिक जीवन से है। पाठ 9 भारत का स्वाधीनता आंदोलन का सेशन दूसरा है। पहला सेशन आपके पास पहुंच गया है, ये दूसरा सेशन आपके पास जा रहा है। पहले सेशन में जो बहुविकल्पी प्रश्न बने उनको आपके पास भेज दिया हूं। दूसरे सेशन में जो बहुविकल्पी प्रश्न बने वो और अभ्यास आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया उसका हल करके इसमें आपको मिलेगा। हल करके भेज रहा हूं। तो चलिए अब बिना देरी लगाए हम आपको फिर बता देते हैं। कक्षा 8 हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, पाठ 9 भारत का स्वाधीनता आंदोलन से सेशन दूसरा। पहला सेशन आपके पास पहुंच चुका है, ये सेशन दूसरा जा रहा है। इसके बहुविकल्पी प्रश्न जो बन सकते हैं वो बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी की सजा कब सुनाई गई? प्रश्न नंबर 1, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा कब सुनाई गई? 7 अक्टूबर 1930 ईस्वी को, या 7 अक्टूबर 1929 ईस्वी को, या 7 अक्टूबर 1928 ईस्वी को, या 7 अक्टूबर 1931 ईस्वी को। तो इस ऑप्शन को देखने से तो ये क्लियर हो गया कि दिन कौन सा था, 7 अक्टूबर। ऑप्शन आपको पता लगाना है कि भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी की सजा कब सुनाई गई? तो 7 अक्टूबर 1930 ईस्वी को, 7 अक्टूबर 1929 ईस्वी को, 7 अक्टूबर 1928 ईस्वी को, 7 अक्टूबर 1931 ईस्वी को। तो सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दी गई थी 7 अक्टूबर 1930 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, 7 अक्टूबर 1930 ईस्वी। प्रश्न नंबर दूसरा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दी गई? ये प्रश्न क्या है, इस प्रश्न को फिर से देखें। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा कब सुनाई गई है? यहाँ है कब सुनाई गई है और अगले में है कब दी गई है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी गई, 24 मार्च 1931 को फांसी दी गई, 30 मार्च 1932 ईस्वी को फांसी दी गई, या 31 अप्रैल 1932 ईस्वी को फांसी दी गई। प्रश्न नंबर 2, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दी गई? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ के दौरान कब शहीद हो गए थे? प्रश्न नंबर 3, चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ के दौरान कब शहीद हुए थे? 27 फरवरी 1931 ईस्वी को शहीद हुए, या 28 फरवरी 1931 ईस्वी को शहीद हुए, या 1 मार्च 1931 ईस्वी को शहीद हुए, या 2 मार्च 1931 ईस्वी को शहीद हुए। प्रश्न नंबर 3, चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ के दौरान कब शहीद हुए? तो ये शहीद हुए थे
27 फरवरी 1931 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, वर्तमान में अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया? वर्तमान में अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया? शहीद पार्क रखा गया नाम, या अमर पार्क रखा गया, या अल्फ्रेड पार्क रखा गया, या शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क रखा गया? प्रश्न नंबर 4, वर्तमान में अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो वर्तमान में अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क रखा गया है। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5, भारतीय शासन अधिनियम 1919 ईस्वी की समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? प्रश्न नंबर 5, भारतीय शासन अधिनियम 1919 ईस्वी की समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो भारतीय शासन अधिनियम 1919 ईस्वी की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन या साइमन समिति का गठन किया गया, या हंटर समिति या हंटर कमीशन का गठन किया गया, या कोठारी समिति या कोठारी कमीशन का गठन किया गया, या चासवुड समिति का गठन किया गया? प्रश्न नंबर 5, भारतीय शासन अधिनियम 1919 ईस्वी की समीक्षा के लिए साइमन समिति का गठन किया गया। भाई साइमन समिति का गठन किया गया। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? 1926 में आया, या 1927 ईस्वी में आया, या 1928 में, या 1929 में? प्रश्न नंबर 6, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1926 में, 1927 में, 1928 में, या 1929 में? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7, साइमन कमीशन में कितने भारतीय थे? साइमन कमीशन भारत में क्या प्रोग्रेस हुआ है, भारत के हालात कैसे हैं, इसके लिए आया था। और उसमें भारतीय कितने शामिल थे ये आपसे पूछा जा रहा। तो 2 भारतीय थे, या 3 भारतीय थे, या 4 भारतीय थे, या कोई भारतीय नहीं था? प्रश्न नंबर 7, साइमन कमीशन में कितने भारतीय थे? तो साइमन कमीशन में कोई भारतीय नहीं था, सब श्वेत थे, सब अंग्रेज थे। कर रहे हैं भारत की समीक्षा, पर कोई भारतीय शामिल नहीं, सब अंग्रेज शामिल थे। तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। साइमन कमीशन के विरोध में कौन सा नारा लगाया गया? साइमन कमीशन के विरोध में कौन सा नारा लगाया गया? तो साइमन को भारत से भगाओ लगाया गया नारा, या साइमन को भारत में घुसने ना दो ये नारा लग गया, या साइमन वापस जाओ का नारा लगा, या कोई नारा नहीं लगाया गया? प्रश्न नंबर 8, साइमन कमीशन के विरोध में कौन सा नारा लगाया गया? साइमन को भारत से भगाओ, साइमन को भारत में घुसने न दो, साइमन वापस जाओ, या कोई नारा नहीं लगाया गया? तो साइमन कमीशन के विरोध में नारा लगा गो बैक साइमन, गो बैक।
साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ का नारा लगा। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9 पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में रखी गई? पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में रखी गई? ये लाहौर अधिवेशन 1929 में रखा गया, या कराची अधिवेशन 1931 में, या हरपुरा अधिवेशन 1937 में, या रामगढ़ अधिवेशन 1940 में। प्रश्न नंबर 9 पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में रखी गई? लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931, हरपुरा अधिवेशन 1937, रामगढ़ अधिवेशन 1940। पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई है लाहौर अधिवेशन 1929 में। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नंबरिंग में दूसरा प्रश्न भी 9 नंबर है, पर प्रश्न अलग है। ये प्रश्न कौन सा है? लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की है? लाहौर अधिवेशन 1929 की किसने अध्यक्षता की है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की, या महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की, या श्रीमती एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की। प्रश्न नंबर 9 लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट, या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे 9 2 बार हो गया, 10 नहीं है, तो बराबर हो गया कुल मिलाकर। प्रश्न नंबर 11 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय तिरंगा को कब फहराया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय तिरंगा को कब फहराया? 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को, या 30 दिसंबर 1929 ईस्वी को, या 18 दिसंबर 1930 ईस्वी को, या 28 दिसंबर 1930 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 11 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय तिरंगा कब फहराया? 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को, 30 दिसंबर 1929 ईस्वी को, 29 दिसंबर 1930 ईस्वी को, या 28 दिसंबर 1929 ईस्वी को। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय तिरंगा को कब फहराया? 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय तिरंगा को फहरा दिया था। 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को रावी नदी के तट पर। तो चलिए भाई प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 31 दिसंबर 1929। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएं। 31 दिसंबर 1929 रात्रि 12 बजे तिरंगा झंडा किस नदी के तट पर फहराया गया? प्रश्न नंबर 12 31 दिसंबर 1929 की रात्रि 12 बजे तिरंगा झंडा किस नदी के तट पर फहराया गया? सतलज नदी के तट पर, चिनाब नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर, या रावी नदी के तट पर। प्रश्न नंबर 12 तो भारतीय तिरंगा को फहराया गया था 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को रावी नदी के तट पर फहराया गया था। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 दूसरा भी प्रश्न है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा
का आह्वान कर दिया था। कब किया था भाई? प्रश्न नंबर 12, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान कब किया था? 1928 में किया था, या 1929 में किया था, या 1930 में किया था, या 1931 में किया था? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का आह्वान कर दिया था कब? तो चलिए भाई बताने का प्रयास करें। अगर उत्तर आ रहा तो कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 12, गांधी जी ने सविनय आंदोलन का आह्वान कर दिया था, तो ये किया था 1930 में। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13, महात्मा गांधी ने किस तारीख को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ की? प्रश्न नंबर 13, महात्मा गांधी ने किस तारीख को साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ की? तो 9 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा आरंभ की, या 10 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा आरंभ की, या 11 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा प्रारंभ की, या 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा प्रारंभ की? तो ऑप्शन को देख के ये तो पता लग गया कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ की थी 1930 में। अब यहाँ पता लगाना है किस तारीख को की है। तो किस तारीख को किया है? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ की थी, 12 मार्च 1930। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14, महात्मा गांधी ने कितने सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ की? महात्मा गांधी ने कितने सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ की? तो 76 सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ की गांधी ने, या 77 सहयोगियों के साथ, या 78 सहयोगियों के साथ महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की, या 79 सहयोगियों के साथ? प्रश्न नंबर 14, महात्मा गांधी ने कितने सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ की? तो सहयोगी थे 78 और प्लस 1 महात्मा गांधी थे, तो बराबर 79 हो जाएगा। अगर प्रश्न आता है कितने सहयोगियों के साथ, तो 78 सहयोगियों के साथ। अगर प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में कितने लोग थे, तो यानी कि महात्मा गांधी को लेके पूछा जाएगा, तो 79 लोग थे। चलिए अब उत्तर देने का प्रयास करें। महात्मा गांधी ने कितने सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की? तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, 78 सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 15, महात्मा गांधी कब दांडी पहुंचकर समुद्र के किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों का कानून तोड़ा? प्रश्न नंबर 15, महात्मा गांधी कब दांडी पहुंच गए समुद्र के किनारे पहुंचकर समुद्र के किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों का कानून तोड़ा? तो 6 अप्रैल 1930 को, या 6 मार्च 1930 को, या 6 फरवरी 1930 को, या 6 जनवरी 1930 को? प्रश्न नंबर 15, महात्मा गांधी कब दांडी पहुंचकर समुद्र के किनारे नमक बनाकर अंग्रेजी कानून को तोड़ दिया था? तो ये तोड़ दिए थे ऑप्शन ए 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, 6 अप्रैल 1930। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16, ब्रिटिश सरकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार कर लिया था? ब्रिटिश सरकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान
महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार कर लिया था? तो 5 मई 1930 को गिरफ्तार किया, या 6 मई 1930 को गिरफ्तार किया, या 7 मई 1930 को गिरफ्तार किया, या 8 मई 1930 को गिरफ्तार किया। प्रश्न नंबर 16, ब्रिटिश सरकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार कर लिया था? तो ये गिरफ्तार किए गए थे 5 मई 1930 ईस्वी को। 5 मई 1930 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17, लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया? लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने चलाया, या खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया, या मोहम्मद अली जिन्ना ने चलाया, या सर सैयद अहमद खान ने चलाया? प्रश्न नंबर 17, लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, या सर सैयद अहमद खान ने? तो लाल कुर्ती आंदोलन चलाने वाले थे खान अब्दुल गफ्फार खान ने। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो ये 1930 में हुआ, या 1931 में हुआ, या 1932 में हुआ, या 1933 में हुआ? प्रश्न नंबर 18, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ भाई? तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा 1930 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात कर रहा हूँ, तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 19, महात्मा गांधी और इरविन के बीच दिल्ली समझौता कब हुआ? महात्मा गांधी और इरविन के बीच दिल्ली समझौता कब हुआ? प्रश्न नंबर 19, तो 5 मार्च 1931 को, या 5 अप्रैल 1931 को, या 5 मई 1931 को, या 5 जून 1931 को? प्रश्न नंबर 19, महात्मा गांधी और इरविन के बीच दिल्ली समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931, 5 अप्रैल 1931, 5 मई 1931, या 5 जून 1931? प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच दिल्ली समझौता हुआ था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया, या दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया, या तीसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया, या गांधी ने किसी सम्मेलन में भाग ही नहीं लिया? प्रश्न नंबर 20, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था भाई। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अगले प्रश्न पे आ जाएं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के बाद महात्मा गांधी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब किया? प्रश्न नंबर 21, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के बाद महात्मा गांधी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया?
1931 में, 1932 में, 1933 में या 1934 में? प्रश्न नंबर 21, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के बाद महात्मा गांधी ने पुनः सवर्ण अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था 1932 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ? महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ? दिल्ली समझौता हुआ या पूना समझौता हुआ या साइमन समझौता हुआ या उपरोक्त में से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 22, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच होने वाला समझौता था पूना समझौता। प्रश्न नंबर 22 का सही ऑप्शन बी होगा। प्रश्न नंबर 22 दूसरा है, प्रश्न अलग है। महात्मा गांधी ने कब कांग्रेस से त्याग पत्र देकर हरिजनों के उद्धार में जुट गए? प्रश्न नंबर 22, महात्मा गांधी ने कब कांग्रेस से त्याग पत्र देकर हरिजनों के उद्धार में जुट गए? तो 1933 ईस्वी में या 1934 ईस्वी में या 1935 ईस्वी में या 1936 ईस्वी में? प्रश्न नंबर 22, महात्मा गांधी ने कब कांग्रेस से त्याग पत्र देकर हरिजनों के उद्धार में जुट गए थे? तो ये 1934 में कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं और हरिजनों के उद्धार में जुट जाते हैं। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23, नमक कानून तोड़ो आंदोलन में भाग लेते हुए कौन सी महिला जेल गई थी? नमक कानून तोड़ो आंदोलन में भाग लेते हुए कौन सी महिला जेल गई थी? तो अरुणा सफली गई हैं या श्रीमती एनी बेसेंट गई हैं या सरोजिनी नायडू गई हैं या बेगम एजाज रसूल गई हैं? प्रश्न नंबर 13, नमक कानून तोड़ो आंदोलन में भाग लेते हुए कौन सी महिला जेल गई? तो उस महिला का नाम अरुणा आसफ अली था। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 23 दो बार है, प्रश्न अलग है। भगत सिंह को लाहौर जेल से छुड़ाने का प्रयास किस महिला ने किया था? भगत सिंह को लाहौर जेल से छुड़ाने का प्रयास किस महिला ने किया था? तो दुर्गा भाभी ने किया था या अरुणा आसफ अली ने किया था या एनी बेसेंट ने किया था या सरोजिनी नायडू ने किया था? प्रश्न नंबर 23, भगत सिंह को लाहौर जेल से छुड़ाने का प्रयास किसने किया था? तो ये किया था दुर्गा भाभी ने। भगत सिंह को लाहौर जेल से छुड़ाने का प्रयास किया था दुर्गा भाभी ने। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 24, किसने कहा था? ये वाक्य है, बताने का प्रयास करें, कमेंट के माध्यम से बताएंगे। किसने कहा था आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, यह कहते हुए भारत का पहला तिरंगा फहरा दिया था? प्रश्न नंबर 24, किसने कहा था आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, यह कहते हुए भारत का तिरंगा फहराया था? तो ये भीका जी कामा ने ऐसा काम किया या अरुणा आसफ अली ने या दुर्गा भाभी ने या कमला देवी चट्टोपाध्याय ने कहा था? प्रश्न नंबर 24, किसने कहा आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, ये कहते हुए भारत का पहला तिरंगा फहराया था? भीका जी कामा ने।
भीकाजी कामा ने। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25, किस महिला ने सन 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया? किस महिला ने सन 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया था? तो भीकाजी कामा ने भाग लिया, या कमला देवी चट्टोपाध्याय ने भाग लिया, या दुर्गा भाभी ने भाग लिया, या अरुणा आसफ अली ने भाग लिया। प्रश्न नंबर 25, किस महिला ने सन 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया था? तो उस महिला का नाम है कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दिए गए हैं, उस अभ्यास को हल कराना का प्रयास करता हूं। अभ्यास प्रश्न 1, बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न क्या है? राउलेट एक्ट कब पास किया गया? राउलेट एक्ट कब पास किया गया? 1917 में, या 1918 में, या 1919 में, या 1920 में? पहले ही बता चुका हूँ, राउलेट एक्ट का प्रारूप तैयार हुआ 1917 में, पेश किया गया 18 में। और राउलेट एक्ट कब पास किया गया? तो राउलेट एक्ट पास किया गया 1919 में। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन सन 1931 ईस्वी में हुआ, या 1930 ईस्वी में हुआ, या 1934 ईस्वी में हुआ, या 1929 ईस्वी में? प्रश्न नंबर 2, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में होता है, सन 1931 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस सन में शुरू किया? गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस सन में शुरू किया? उत्तर है, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन सन 1919 में शुरू किया। प्रश्न नंबर 1, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस सन में शुरू किया? तो उत्तर होगा, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन सन 1919 में शुरू किया। प्रश्न 2 है, 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना हुई थी? प्रश्न नंबर 2, 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2, 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना हुई? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अगले प्रश्न पे आ जाएं। 5 मार्च 1931 ईस्वी को सरकार और कांग्रेस का कौन सा समझौता हुआ? 5 मार्च 1931 ईस्वी को सरकार और कांग्रेस का कौन सा समझौता हुआ? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को सरकार और कांग्रेस में एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता भी कहते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाएं। लघु उत्तरीय प्रश्न। दांडी यात्रा किसने और क्यों शुरू की थी? दांडी यात्रा किसने और क्यों शुरू की थी? दांडी यात्रा गांधी जी ने की। उन्होंने दांडी में नमक स्थान पर नमक बनाकर मनाया और ब्रिटिश सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। दांडी यात्रा गांधी जी ने
कि उन्होंने दांडी नामक स्थान पर नमक बनाया और ब्रिटिश सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती रख दी। तीसरा देख लें भाई, होम रूल लीग का उद्देश्य क्या है? होम रूल लीग का उद्देश्य क्या था? उत्तर देख लें, होम रूल लीग 1914 में लोकमान्य तिलक ने स्थापना की और इसका उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रहते हुए भारतीयों को अपना शासन करने की स्वतंत्रता देना। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि क्यों वापस कर दी? प्रश्न 3, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि क्यों वापस कर दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी। जलियांवाला बाग कांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे आ जाएं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, असहयोग आंदोलन के बारे में लिखिए। असहयोग आंदोलन के बारे में लिखिए भाई। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। असहयोग आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने पर अंग्रेजों द्वारा अपना वादा न पूरा किए जाने पर महात्मा गांधी ने 1920 में एक नया आंदोलन छेड़ा, उसे असहयोग का नाम दिया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में सरकार का सहयोग न देना था। गांधी जी ने इस आंदोलन को देश में अंग्रेजी शासन को ठप करने का उद्देश्य चलाया था। इस आंदोलन के कार्यक्रम को पूरा प्रस्तुत करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, कांग्रेस के इस कार्यक्रम को लोग पूरा कर दें तो स्वराज एक ही वर्ष में पूरा हो जाएगा। अब असहयोग आंदोलन के जो कार्यक्रम हैं वो क्या थे? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम निम्न प्रकार प्रस्तुत कर दिया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया था। नंबर 1, सरकारी शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार किया जाए। सरकारी शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार किया जाए। विधानमंडल की बैठकों का बहिष्कार किया जाए। न्यायालयों का बहिष्कार हो। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो। स्वदेशी वस्तुएं अपनाई जाएं। सरकारी नौकरियों और उपाधियों का त्याग किया जाए। देश में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थापित किए जाएं। जन जागरण के लिए सार्वजनिक सभाएं तथा जुलूस की व्यवस्था हो। फिर से देख लीजिए इसका ऑप्शन, सरकारी शिक्षा संस्थाओं को बहिष्कार किया जाए। नंबर 2, विधानमंडल की बैठकों का बहिष्कार किया जाए। नंबर 3, न्यायालयों का बहिष्कार हो। नंबर 4, विदेशी वस्तुओं का त्याग किया जाए। नंबर 5, स्वदेशी वस्तुएं अपनाई जाएं। सरकारी नौकरियों और उपाधियों का त्याग किया जाए। देश में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थापित किए जाएं। जन जागरण के लिए पर्व, सार्वजनिक सभाएं तथा जुलूस की व्यवस्था की जाए। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का एक ही प्रश्न लिया हूँ और बहुविकल्पी प्रश्नों से आपको सेट करना है। तो चलिए भाई, हम इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।